हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार आपका इजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर और हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हम देख चुके हैं हीट और टेम्परेचर दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख चुके हैं कि आखिर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में क्या क्या रिलेशन है। इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लैटेंट हीट क्या है और स्पेसिफिक हीट क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लैटेंट हीट। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटेंट हीट। आखिर लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेकिन लैटेंट हीट को समझने के लिए हम किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल्स को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट कर लेते हैं कोई बीकर है। इस बीकर में क्या है? वाटर फिल्ड है। यानी हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक अ बीकर। एक बीकर लेना है, दिस इज फिल्ड विद वाटर, जो वाटर से क्या है? फिल्ड है। ठीक है, अब वाटर से जब फील्ड है, अब इससे अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वाटर है वो क्या होगा? वेपर में चेंज होगा। ठीक है, यानी जब वाटर को इस बीकर में अगर हम हीट करते हैं तो ये वाटर क्या होगा? बॉयल करेगा। बॉयल करने के बाद क्या होगा? वेपराइज करना शुरू करेगा, है ना। यानी वाटर अपने वेपर में चेंज करना शुरू करेगा। ठीक, अब सोचिए, अब यहां पर दो टर्म है। एक टर्म है कि वाटर यहां पर क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। ठीक है, वाटर क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। और दूसरा टर्म क्या हो रहा है कि वाटर यहां क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। ठीक है, मतलब वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये जो वाटर बॉयल करता है, वाटर को बॉयल करने के लिए we need 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। अगर वाटर में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो वाटर क्या होता है? बॉयल करना शुरू करता है। ठीक, अब सोचिए, तो वाटर यहाँ पर क्या है? बॉयल करना शुरू किया। मतलब क्या है कि हम यहाँ पर वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर एंड एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्टेड टू बॉइल। और इस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है? बॉइल करना शुरू किया। ठीक, अब सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर को वेपराइज करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर वेपराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, यहां पर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है, मतलब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वो टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपराइज भी करता है और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल भी करता है। ठीक, अब सोचिए, कह रहे हैं कि वाटर बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, वाटर को वेपराइज करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो ये वेपर क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, वाटर का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड है, और अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो यहां पर वाटर का फिजिकल स्टेट जो होगा वो क्या होगा? गैसियस स्टेट होगा, है ना। ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए, वाटर को इसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वाटर को बॉयल करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, अब सोचिए, तो हम यहाँ पर वाटर में जो टेम्परेचर दे रहे हैं, अब सोचिए वाटर में जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं। यहां पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब दोनों टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है
जब दोनों टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है, यानी इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर पर वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड भी होता है और गैसियस स्टेट भी होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। ठीक है, सोचिए आखिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करता है और इस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, हम यहाँ पर वाटर को बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर दिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए। ठीक है, लेकिन इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या हो गया, वेपराइज करना भी शुरू हुआ। वाटर को केवल हम बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए। ठीक है, लेकिन इसी टेम्परेचर पर वाटर जो है वेपर में भी चेंज होना शुरू हो गया, वाटर जो है गैस में भी चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम तो टेम्परेचर देते केवल बॉयल करने के लिए, मतलब लिक्विड स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, केवल हम यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिए, वाटर को केवल बॉयल करने के लिए, वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर नहीं दिए। ये वाटर जो है खुद ब खुद क्या हो गया, वेपर में चेंज हो गया एट दिस टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पर वाटर जो है वेपर में चेंज हो गया। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ वाटर जो है लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, वाटर जो है लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ और वाटर को लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर तो हम दिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, कि वाटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर तो दिए ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जरूर ऐसा कोई क्वांटिटी होगा, जो क्या करता होगा, वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता होगा। ठीक है, हाँ, ये तो हमको पता है यहाँ पर कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये राज हो रहा है कि वाटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हमको टेम्परेचर तो दिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर आखिर वाटर जो है अपने फिजिकल स्टेट को चेंज किया कैसे? ठीक है, तो इसी कारण कह रहे हैं यहाँ पर कि वाटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई हुआ होगा, जरूर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो क्या करता होगा, जो वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड होता है, इसी हीट को हम क्या करते हैं, लैटेंट हीट करते हैं। ठीक है, इसी हीट को हम क्या करते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पर कि वाटर को, यानी एक सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है, किसी सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब वाटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ता है, उसी हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हीट है वो क्या है, आपका लैटेंट हीट कहलाता है। ठीक है, यानी लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया कि स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, यानी वाटर के लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, उस हीट को हम क्या करते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लैटेंट हीट कहते हैं। एक चीज समझ में आया कि तो लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया, टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, किसी मैटर के, किसी सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट यूज किया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि लैटेंट हीट का मतलब क्या है, टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लैटेंट हीट, इसे हम लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक, दूसरा चीज अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं? हमें पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है।
यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर हीट जो रिक्वायर्ड हो रहा है वो क्या है, छिपा हुआ हीट है जो हमको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो हीट छिपा हुआ है, यही छिपे हुए हीट को जो क्या करता है, फिजिकल स्टेट को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इसी छिपे हुए हीट को जो किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने का काम करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया, एक छिपा हुआ हीट। लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया, एक छिपा हुआ हीट जो क्या करता है, किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, हेंस वी कैन से, इसी कारण हम कह सकते हैं कि लैटेंट हीट जो है, लैटेंट हीट जो है वो क्या है, एक तरह का हिडन अमाउंट ऑफ हीट है। ये क्या है, हिडन अमाउंट ऑफ हीट, हिडन अमाउंट ऑफ हीट। ये एक तरह का छिपा हुआ हीट है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का छिपा हुआ हीट है ना। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे डिफाइन करने के लिए तो एक हिडन अमाउंट ऑफ हीट दिस इज यूज्ड, the hidden amount of heat this is used to change the physical state of matter, that is called the latent heat, and in another word we can say, अब दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है यहाँ पर the required amount of heat, the required amount of, the required amount of heat या hidden amount of heat, ठीक है, the required amount of hidden amount of heat, ठीक है, the required amount of heat which is absorbed or evolved, which is absorbed or evolved, which is absorbed or evolved per unit mass of the substance, per unit mass of the substance, of the substance to change the physical state of matter, to change the physical state of matter, to one state, to change the physical state of matter from one physical state, from one physical state to another, from one physical state to another is called latent heat. इसे ही हम क्या कहते हैं, latent heat का नाम देते हैं। ठीक है, तो latent heat क्या हो गया कि latent heat the required amount of heat which is absorbed or evolved per unit mass of the substance to change the physical state of matter from one physical state to another, that is called the latent heat. इसे हम latent heat का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, latent heat का नाम देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है absorb और दूसरा वर्ड आ रहा है यहाँ पर evolve। ठीक है, यानी यहाँ पर हीट जो है वो absorb भी हो रहा है और evolve भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर absorb और evolve का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि the amount of heat which is required to change the physical state of matter। अब सोचिए, किसी सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड भी होती है, हमें हीट की आवश्यकता भी होती है और हीट का इवोल्यूशन भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करना है तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इवॉल्व करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए, अगर वाटर को वेपर में चेंज करना है, अगर वाटर को वेपर में चेंज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि अगर वाटर को वेपर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई हीट, यानी हीट यहाँ पर हमें सप्लाई करना होगा, तब जाकर क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। मतलब यहाँ पर हीट हमें देना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कराना पड़ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक ये लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। चलिए दूसरा केस लेते हैं, अगर इसी वाटर को
अगर इसी वाटर को अगर हमें सॉलिडिफाई करना है, मतलब आइस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर को कम करना होगा, हीट को बाहर निकालना होगा। ठीक है, यानी यहां से अगर वाटर को अगर हमें आइस में कन्वर्ट करना है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना था, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना था, ठीक है, तब तो हम क्या किया, हीट दिए, मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, वाटर जो है हीट एब्जॉर्ब किया, तब क्या है, वेपर में चेंज हुआ, मतलब यहां पर हीट क्या हो रहा, रिक्वायर्ड हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी वाटर को अगर हमें आइस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट यहां से निकालना होगा, टेम्परेचर को यहां पर कम करना होगा। ठीक है, मतलब यहां पर हीट का इवोल्यूशन होगा, क्योंकि जब तक यहां पर हीट का इवोल्यूशन नहीं होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, तब तक ये वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब यहां पर हीट का इवोल्यूशन करना होगा। ठीक है, मतलब यहां पर हीट का इवोल्यूशन करना होगा। ठीक है, यानी इसी कारण हम यहाँ पे लिखे कि लैटेंट हीट के केस में, मतलब फिजिकल स्टेट को चेंज करने के केस में हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और इवोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो केवल ये याद रखना है यहाँ पर कि मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होता है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना, उससे हम क्या करते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है। ठीक है, केवल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पर हम एब्जॉर्ब और इवॉल्व हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस लैटेंट हीट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, कह रहा लैटेंट हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अब कहा जा रहा है कि यदि सपोज कर लीजिए, ठीक है, इफ, ठीक है, लेट, हम लेट कर लेते हैं कि इफ Q अमाउंट ऑफ हीट, हम सपोज करते हैं यहां पर कि Q जूल ऑफ एनर्जी, है ना, अगर कह रहा है यहां पर कि Q अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब पर यूनिट मास, अगर किसी सबस्टेंस के 1 किलोग्राम के द्वारा, अगर Q जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि इफ Q जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस, पर यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस, पर यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस टू चेंज द फिजिकल स्टेट, to change the physical state of matter, to change the physical state of matter, ठीक है, then according to definition we can say, तो definition से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यदि कह रहे हैं यहां पर कि पर यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस, अगर सबस्टेंस के 1 किलोग्राम के द्वारा अगर Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब किया जाए टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, देन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वी कैन से, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, क्यों, क्योंकि कहा है यहां पर कि अगर 1 किलोग्राम, अगर यहां पर मास का अमाउंट, अगर यहां पर मास ऑफ द सबस्टेंस के अमाउंट अगर 1 किलोग्राम हो, ठीक है, और अगर यहां पर Q 1 जूल को इंडिकेट करता हो, 1 जूल को एनर्जी को इंडिकेट करता हो, ठीक है, तो सोचिए कि अगर 1 किलोग्राम मास के लिए अगर Q अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो जैसे ही मास का अमाउंट बढ़ेगा, Q का अमाउंट ही बढ़ेगा। 1 किलोग्राम सबस्टेंस के लिए हमें 1 जूल एनर्जी चाहिए टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर,
उस मैटर के 1 किलोग्राम को चेंज करने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। तो अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा देंगे, 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम कर देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो होगा इसका अमाउंट भी तो बढ़ेगा, इसका अमाउंट भी बढ़ेगा। Hence we can say, according to definition we can say Q directly proportional to क्या होगा, M होगा, जहां पर Q क्या हो गया, required amount of heat, ठीक है, where Q is the required amount of heat, where Q required amount of heat, required amount of heat, ठीक है, and M, और M क्या होगा, mass of substance, mass of the substance, ठीक है। यहां पर Q क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा, जहां पर Q क्या होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा, और M क्या होगा, मास ऑफ द सबस्टेंस होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं hence Q is equal to M into क्या होगा, L, ठीक है, Q is equal to M into L, जहां पर Q क्या है, Q अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, M क्या मास ऑफ सबस्टेंस, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं, और उस कांस्टेंट के रूप में हम किसका यूज किए, L, जहां पर L क्या हो गया, लाटेंट, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहां पर कि L क्या है, L इज ए कांस्टेंट, L इज ए कांस्टेंट, जहां पर L क्या है, कांस्टेंट है, जहां पर L क्या है, कांस्टेंट है, कॉल्ड लाटेंट हीट, ठीक है, यानी छिपा हुआ है ना। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू L, Q इज इक्वल टू M इंटू L। इसलिए अगर हम L का वैल्यू अगर निकालना चाहे, L का फार्मूला अगर कैलकुलेट करना चाहे, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन M, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लैटेंट हीट, ठीक है, यानी लैटेंट हीट को कैलकुलेट करने का ये एक क्या हो गया, रिक्वायर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर कि L इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन M, ठीक है। यहां तक समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि L इज इक्वल टू Q अपॉन M, L इज इक्वल टू Q अपॉन M, ये क्या हो गया आपका फार्मूला नंबर 2, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ लैटेंट हीट क्या होगा, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लैटेंट हीट को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करेंगे, तो देखिए उस यूनिट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड जो हम कैलकुलेट अभी किए थे, उस इक्वेशन से हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू Q अपॉन M होता है, L इज इक्वल टू Q अपॉन M होता है। और हमें क्या करना है, लैटेंट हीट ऑफ L निकालना है, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट निकालना है, ठीक है। तो अब सोचिए L के प्लेस पर हम क्या पुट किए, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, यूनिट ऑफ L पुट किए, ठीक है। तो सोचिए कि लैटेंट हीट इज इक्वल टू Q अपॉन M, Q अपॉन M, और हमें क्या करना है, इस लैटेंट हीट L का यूनिट निकालना है। तो हम L के प्लेस पर क्या लिखे, यूनिट ऑफ L लिखे। तो जब L के प्लेस पर हम यूनिट ऑफ L लिख रहे हैं, तो Q के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ Q लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ Q। उसी प्रकार M के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ M लिखेंगे, यूनिट ऑफ M। अब हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ Q को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे हम क्या करते हैं, जूल करते हैं, ठीक है। यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन जूल, और हम जानते हैं मास इज मेजर्ड इन केजी, ठीक है। इसलिए हम कर सकते हैं यूनिट ऑफ L मतलब यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, है ना। और हम कर सकते हैं जूल केजी इनवर्स, जूल केजी इनवर्स, इट इज द लैटेंट हीट, इट इज द यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। इसे हम लैटेंट हीट, है ना, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट का नाम, ठीक है। तो लैटेंट हीट को मेजर करने के लिए, हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट क्या होता है, जूल केजी इनवर्स या जूल पर केजी, ठीक है। चलिए अब देखिए
लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। अब देखिए लैटेंट हीट होता है बहुत टाइप का, लैटेंट हीट के बहुत से टाइप है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही टाइप्स है ना, दो ही टाइप्स के लैटेंट हीट को जानना है। वो कौन कौन से हैं? एक आपको जानना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक जानना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और दूसरा आपको जानना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ऐसे और भी होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट जानना है। ठीक है, लैटेंट हीट केवल दो ही टाइप्स को आपको जानना है, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और दूसरा क्या होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब ध्यान से इस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम इंडिकेट करने के लिए हम LV का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि लैटेंट हीट को हम L से इंडिकेट करते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को इंडिकेट करने के लिए हम LV का यूज करेंगे, और लैटेंट ऑफ फ्यूजन को इंडिकेट करने के लिए हम LF का यूज करेंगे। ठीक है, LF का यूज करेंगे। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा पहले हम वेपराइजेशन और लैटेंट ऑफ फ्यूजन यानी फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन करना और इजी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसमें कोई लिक्विड क्या होता है अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं वेपराइजेशन करते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस में एक लिक्विड जो है वो अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं वेपराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर, हां द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। उसी प्रकार फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कह रहे यहाँ पर ये भी एक तरह का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में सॉलिड स्टेट जो होता है वो कन्वर्ट किसमें होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम फ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर होता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और ये जो है ये प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर होता है उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर सॉलिड जो है वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और फ्यूजन प्रोसेस करने के लिए जिस टेम्परेचर का यूज करते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और वेपराइजेशन प्रोसेस को करने के लिए जिस टेम्परेचर का यूज करते हैं, हाँ यानी जिस टेम्परेचर पर वेपराइजेशन प्रोसेस होता है उस टेम्परेचर को क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है यहाँ तक, हाँ तो केवल अभी आपको याद रखना वेपराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है और फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है। फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं फ्यूजन करते हैं। वेपराइजेशन में कैसे होता है लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि वेपराइजेशन में कैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और फ्यूजन में कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक, एक चीज। दूसरा चीज क्या याद रखना है यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम बताते हैं कि लिक्विड, अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, वाटर को बॉयल करना है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें हीट देना होगा या लेना होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हीट क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी हीट हम यहाँ पर देना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हीट देंगे, हीट जब यहाँ पर देंगे लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या होगा वो वेपर में चेंज होगा। उसी प्रकार यहाँ सॉलिड में अगर हम हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब ये लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, अगर सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करेंगे तब क्या होगा वो मेल्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा हीट एब्जॉर्ब करेगा तब क्या होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आखिर हम ये इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज करके हमें लैटेंट वेपराइजेशन और लैटेंट फ्यूजन को डिफाइन करना होगा।
ठीक है, इसी के हेल्प से हम लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या इवोल्यूशन होता है, यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है। तो इन बोथ द केसेस, दोनों केस में हीट इज एब्जॉर्ब, यानी दोनों केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चाहे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना हो या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, इन बोथ द केसेस हीट इज एब्जॉर्ब, दोनों केस में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और तब जाके क्या होता है, यह स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमें डिफाइन करना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट ऑफ फ्यूजन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट तो हमको पता है कि टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर फिजिकल स्टेट जो चेंज हो रहा है वो किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है। अभी मैंने बताया वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, तो यानी यहाँ पर स्टेट जो चेंजिंग हो रहा है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, हीट को एब्सॉर्ब करके। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर हम एब्सॉर्ब लिखेंगे या इवॉल्व लिखेंगे, वहां लिखे थे हीट इज एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व, हीट को चाहे तो एब्सॉर्ब किया था या इवॉल्व किया था इन केस ऑफ लैटेंट हीट जब डिफाइन कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमें डिफाइन करना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन के केस में हीट एब्सॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा, ऑब्वियसली एब्सॉर्ब होगा, तो हम यहां पर केवल एब्सॉर्ब का यूज करेंगे ना कि इवॉल्व का यूज करेंगे। ठीक है, जिस केस में जहां पर फिजिकल स्टेट को चेंज करने में हीट का इवोल्यूशन यूज हो, हीट बाहर निकलता हो, वहां पर हम इवोल्यूशन का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर इन केस ऑफ वेपराइजेशन हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, सो वी हैव टू यूज एब्सॉर्ब, तब हम यहां पर क्या करेंगे, एब्सॉर्ब वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, तो करें द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एब्सॉर्ब, व्हिच इज एब्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, पर यूनिट mass of the substance, mass of the substance to change the physical state, to change the physical state of matter from liquid state to vapor, from liquid state to vapor is called latent heat of vaporization। इसे हम latent heat of vaporization का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो डिफाइन करना कितना इजी हो गया। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम केवल एब्जॉर्ब वर्ड का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर केवल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए एब्जॉर्ब वर्ड का यूज किए। Hence we can say latent heat of vaporization can be defined as the required amount of heat which is absorbed per unit mass of the substance to change the physical state of matter from liquid to vapor। ठीक है, from liquid state to vapor, that is called latent heat of vaporization। इसे हम latent heat of vaporization का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लैटेंट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है तो बताइए क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। हमें तो लगता है कि आप इसे खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर भी हीट एब्सॉर्ब होगा, इवॉल्व तो होगा नहीं, अभी मैंने बताया। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो सोचिए अगर हमें लैटेंट ऑफ फ्यूजन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एब्सॉर्ब, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। लैटेंट ऑफ फ्यूजन के केस में क्या लिखेंगे, एब्सॉर्ब लिखेंगे। पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम, यहाँ तक तो सब चीज सेम लिखेंगे, हाँ यहाँ तक सब चीज सेम लिखेंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, तो कह रहा है यहाँ पर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कह रहा है वैसा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर। यहाँ पर वहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बस यहाँ पर खाली चेंज करेंगे फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे।
ठीक है, बस हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर चेंज करना है। ठीक है, सब चीज सेम है, बस है ना, डिफरेंस कहां पर है, तो यहां लिखा हुआ है टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर, और यहां क्या हो जाएगा, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज कॉल्ड लैटेंट ऑफ फ्यूजन, है ना। बस इतना डिफरेंस, खाली बस इतना चेंज करना है। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, और यही क्या है इन दोनों में डिफरेंस, केवल फिजिकल स्टेट को चेंज करना, प्रोसेस का केवल डिफरेंस हो रहा है, फिजिकल स्टेट किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो रहा है, केवल इसमें हमें डिफरेंस शो करना है। ठीक है, अब सोचो, अब अगर एक चीज और, अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट ऑफ फ्यूजन, इन दोनों का यूनिट क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि फोर्स को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे कहते हैं न्यूटन। अगर फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, किसी भी फोर्स को मेजर करना हो तो उसके लिए हम सिर्फ एक यूनिट न्यूटन का यूज करते हैं। उसी प्रकार चाहे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, चाहे लैटेंट ऑफ फ्यूजन हो, चाहे लैटेंट ऑफ सब्लिमेशन हो, इन ऑल द केसेस वी हैव टू यूज जूल पर केस। ठीक है, चाहे वो लैटेंट हीट वेपराइजेशन के केस में हो, फ्यूजन के केस में हो, सब्लिमेशन के केस में हो, कंडेंसेशन के केस में हो, किसी भी केस में हो, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी होता है। ठीक है, या जूल केजी इनवर्स होता है। ठीक है, अब आप ये समझ चुके हो कि लैटेंट हीट और लैटेंट हीट वेपराइजेशन, लैटेंट और फ्यूजन किसे कहते हैं, आप इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट ऑफ फ्यूजन का यूज होता कहां पर है। ठीक है, जैसे आप कभी जानते होंगे, सुने होंगे कि स्टीम इज मोर हॉटर देन बॉइल्ड वाटर। ठीक है, स्टीम इज मोर हॉटर एज कंपेयर टू द बॉइल्ड वाटर। क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन क्या है, लैटेंट हीट है। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ स्पेसिफिक हीट के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।